नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे हों। आज संडे का दिन है, आशा करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे संडे और अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा से एंजॉय करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं कह दूँ कि ये वीडियो अनएडिटेड होगा, इसमें कोई एडिट नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस वीडियो होगा जितना भी मैं अपडेट दूँ। तो इसलिए अगर कोई एरर हो, कोई मिस्टेक्स हो, आई एम सॉरी इन एडवांस। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं वेरी वेरी एक बहुत सा इम्पोर्टेंट अपडेट दूंगा यूएस एम्बेसी के फ्रॉम यूएस एम्बेसी, जो कि मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। और मेरे को चैनल में वीडियो में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और ईमेल भी इतने सारे आते हैं कि मैं बोला हूँ सबको कि ईमेल रेस्ट्रिक्ट कीजिए ओनली फॉर इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन इतने सारे सवाल आते हैं तो मैं सोचा कि जो भी इम्पोर्टेंट सवाल मेरे हिसाब से है सबसे शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, अनएडिटेड एंड रॉ वीडियो। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो रॉ है। मैंने पहले सोचा कि चलो हम शुरू करते हैं लाइव। अगर मैं लाइव करूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आता है और इतने सारे आप लोगों का रैंडम सवाल होते हैं कि सबका सवाल आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आप लोग इसके वजह से बुरा मान जाते हैं। इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप सबसे शेयर करूं। हाँ, ये वीडियो मैं अनएडिटेड डायरेक्टली क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड, तो इसलिए कोई मतलब सेटअप नहीं है कि रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ और आपको टू द पॉइंट वीडियो आपको दूँ। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सालों से, मैं खुद बहुत वर्षों से देख रहा हूँ कि यूएस एम्बेसी का जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का है, नॉर्मल केस का जो भी विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या फिर B1 B2 हो। B1 होता है दोस्तों बिजनेस वीज़ा या फिर ऑफिशियल काम के लिए। B2 होता है विजिटर वीज़ा या फिर टूरिज्म काम के लिए। तो चलिए, ये $160 का होता था। मैं खुद 4 5 6 साल से देख रहा हूँ, वर्षों से। उससे पहले भी $160 था शायद, उसके बहुत पहले मेरे को पता नहीं है, 10 15 साल पहले। तो $160 था, जो कि 12 से 13, तब से देखो तो 11 से 12, अभी 12.5 से 13 हज़ार तक। लेकिन दोस्तों अभी वो $160 बढ़ा के $185 बढ़ गया, बन गया। आप देखिए, मैं स्क्रीनशॉट तो डाल नहीं सकता अभी, आप चाहो तो यूएस एम्बेसी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। $160 टू $185 दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करूँगा, कमेंट्स भी ज़्यादा कुछ दूंगा नहीं। मुझे लगता है कि रीजनेबल है, क्योंकि बहुत सालों से ये सेम रेट चला रहे हैं। तो आपको तो पता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है और आपको भी ये भी पता है कि मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो क्यों ना उनका वो फीस भी बढ़ाए, क्योंकि उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। यूएस एम्बेसी प्रोसेसिंग, उनका सैलरीज भी होता है, उनका एक्सपेंसेस भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये रीजनेबल है। आई थिंक $160 से लेकर $185 तक। और मैं मानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको भी पता लगे, क्योंकि आपको भी प्लान करना होता है, राइट। सो इट इज़ नॉट $160 नाउ, इट इज़ $185, यानी कि 14,000 के करीब, 14,000 चिल्लर रफली आप जाके कन्वर्ट कर सकते हैं यूएस डॉलर के जरिए। तो थोड़ा सा बढ़ गया है, नो प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंगली दोस्तों, जो वर्क परमिट वीज़ा है, जो एच कैटेगरी है वगैरह, जो भी वर्क परमिट वीज़ा है, H1B है वगैरह, वो भी थोड़ा सा $25 बढ़ गया है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 185 या $195 था, अभी बढ़ के 2 से चिल्लर बन गया है। तो वो भी एक $25 बढ़ गया है, इसका इन्फॉर्मेशन भी वो दिया गया है। तो दोस्तों, ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुरी बात है इसमें, ये रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे दूसरे चीज़ों में बढ़ते हैं, यानी कि दूसरे टिकट्स में या फिर दूसरे एंट्री फीस में या फिर प्रोसेसिंग फीस में बढ़ते हैं, इस तरह नहीं बढ़ा। ये बढ़ा है बहुत सालों के बाद, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये रीजनेबल है। हाँ, अगर ये मंथली बढ़ता, हर साल बढ़ता, तो मैं क्वेश्चन करता था कि मतलब ये ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सालों के बाद बढ़ा है, आई थिंक इट्स रीजनेबल। आप क्या सोचते हो, ये यूएस वीज़ा फी जो बढ़ा है? इस वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट करके सबको, मेरे को भी बताइए और सबको भी बताइए। तो दूसरा चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कुछ लोग मेरे पास जो हेल्प लेने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले ये कह दूँ कि जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई कंसल्टेंस के लिए, मतलब मेरा हेल्प जो भी, देखिए जैसे कि कहा ना, ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के हेल्प करने के लिए शुरू किया था, ना कि दूसरे चीज़ों के लिए। तो करते करते लोग इतने सारे जुड़ने लगे मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ, कि एक फैमिली बन गया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं सबसे पहले हेल्प करने के पहले मैं उनको असेस करता हूँ और एनालाइज करता हूँ कि क्या जिस चीज़ का हेल्प मांग रहे हैं मेरे से वो जेन्यून है,
या उसी काम के लिए मांग रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल B1 B2 वीज़ा, यानी कि विजिटर वीज़ा है, टूरिज्म वीज़ा है या फिर बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म वीज़ा है जो यूजुअली अगर आपको ये अप्रूव हो गया तो 10 साल के लिए वैलिडिटी मिलेगा, मल्टीपल एंट्री। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि ये वीज़ा मिलने के बाद आप जाके यूएस में सेटल हो सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जाके जो भी किससे मिलना है या घूमना फिरना है या कोई मीटिंग्स करना है वो खत्म करके आ सकते हैं। ये 1 हफ्ता के लिए हो सकता है, 2 हफ्ता के लिए हो सकता है या फिर 1 महीने के लिए भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे आप B1 B2 वीज़ा में, जो कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट यानी कि वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। जैसे ही एयरपोर्ट में जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, वो पूछते हैं कि कितने दिन के लिए रहेंगे, तो वो पूछते हैं। लेकिन जो स्टैंपिंग करते हैं लीगली 6 मंथ का स्टैंपिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर आप 2 हफ्ते के लिए बोले इमिग्रेशन में, 2 हफ्ते के अंदर ही वापस आना है, लेकिन आपको 6 मंथ का वैलिडिटी देते हैं। अगर 6 महीना भी आप रहोगे लीगली, आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन इमिग्रेशन फिर वापस आओगे एग्जिट करने के लिए, वहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा और आपको री एंट्री के लिए भी दिक्कत हो सकती है और रिन्यूअल के लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने दिन के लिए इमिग्रेशन में बोला है उतने दिन के अंदर वापस आइए। और ये 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री है, आपको ज़्यादा नहीं रहना है। आपने कहा कि बोलोगे सर 6 महीने रह सकते हैं क्योंकि लीगल स्टाम्प है, नहीं, नहीं रहना है। लॉन्गर ड्यूरेशन इज नॉट अलाउड, रहना भी नहीं चाहिए, मैं किसी को बोलता भी नहीं हो रहने के लिए। तो ये क्या है कि 10 साल हो गया, देखिए चलो इस महीना ये वीज़ा मिलने के बाद 2 वीक्स के लिए गए, और 2-3 महीने के बाद 2 हफ्ते के लिए गए, और 2-4 महीने के बाद 4 दिन के लिए चलेगा। ऐसा जब भी काम पड़े, जब भी घूमना हो जाके आ सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री 1 साल में कितने भी बार जा सकते हो। और 10 साल का मल्टीपल एंट्री है, 10 साल का वैलिडिटी है। तो इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मैं टॉपिक में वापस आता हूँ, कुछ लोग आते हैं, उनका इंटेंशन दोस्तों यूजुअली क्या होता है कि मतलब यूएस में जाके सेटल होना नंबर 1, यूएस में जाके जॉब करना नंबर 2। उनको लगता है कि यूएस में सेटल करने से वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जो कि ये सही नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मैं, कुछ लोगों को क्या है, प्रोसेस ही पता है कि यूएस में कैसे जाके जॉब करना है। सिंपल सा है। अगर किसी भी कंट्री में आप हो, मैं स्पेशली इंडिया को बोलूँगा, इंडिया में है तो इंडिया में बैठ के आपको यूएस के लिए जॉब ढूंढना पड़ेगा। अगर यूएस से किसी कंपनी से जॉब मिल गया, जो प्रोसेस से होगा, इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह वगैरह, जो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट होने के बाद वीज़ा प्रोसेस, ये नॉर्मल वीज़ा नहीं होता, वर्क परमिट वीज़ा होता है, जो कंपनी खुद आपको पिटीशन फाइल करके करवाएगा अपने लॉयर के थ्रू या फिर इमिग्रेशन एजेंट्स के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू। वो पैसा भी वही भरते हैं, आपको खाली इंडिया में इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। जैसे B1 B2 वीज़ा के लिए कर रहे हैं, उसी तरह इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा वीज़ा लेने के लिए। जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा और जो भी ऑफर लेटर है, पिटीशन लेके आपको यूएस जाना है, यूएस जाके जॉब रिज्यूम करना है, स्टार्ट करना है। अभी मैं वापस आता हूँ B1 B2। तो कुछ लोगों को क्या होता है, मैं देखिए उनको जॉब तो नहीं मिल रहा, इतना आसान नहीं है मिलना ये जॉब, तो ऐसा नहीं हो रहा, तो उनको लगता है कि मैं एक बार यूएस में घुस जाऊँ, उसके बाद जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए B1 B2 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, नथिंग बट टूरिस्ट वीज़ा। वो यूएस में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके जॉब ढूंढना चाहते हैं। अगर जॉब मिला तो वर्क परमिट वहीं से अप्लाई करके रहेंगे, जॉब नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। वो एक कैटेगरी है। दूसरे कैटेगरी के लोग दोस्तों, वो B1 B2 वीज़ा में यूएस जाना चाहते हैं। उनका यह है कि यूएस जाने के बाद वहीं पे जॉब मिला ना मिला वहीं रहेंगे, कुछ जुगाड़ करके रहेंगे। ये भी सही नहीं है। तो अब मेरे को कहीं पे भी ये दिमाग में आता है, मतलब एनालाइज करते वक्त मेरे को लगता है ऐसे, मैं उन लोगों को हेल्प करता ही नहीं, वहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। कुछ केसेस मेरे पास आए, मैं किसको हेल्प करता हूँ दोस्तों, मैं उन लोगों को हेल्प करता हूँ जो एग्जाम्पल फर्स्ट कैटेगरी में है, जो कंपनीज में जॉब करते हैं, जिसका बिजनेस है, वो किसी काम के लिए, किसी मीटिंग्स के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी को मिलने के लिए जाना चाहते हैं ऑफिशियली, या फिर उनका बिजनेस है यहाँ पे और किसी कस्टमर से या वेंडर से मिलना चाहते हैं, जैसे जहाँ से माल इंपोर्ट करना है, कुछ उनके कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना है, या फिर उनके कंपनी का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना है, इसलिए बिजनेस डीलिंग करने के लिए जाते हैं। या फिर आपके रिश्तेदार होंगे, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जेन्युइनली मिल के आने के लिए। या फिर आपके दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड वगैरह, जो आप मिलना चाहते हैं उनसे पर्सनली। या फिर कुछ आपके फैमिली रिलेटिव्स है, आपके फैमिली रिलेटिव्स को मिल के आना है, कुछ भी हो सकता है। ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीना में कुछ लोग रहते हैं, जो मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब आई डोंट एडवाइस। और किसी किसी केसेस में कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता है। जब मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग रिसीविंग होता है, ट्रेनिंग गिविंग नहीं होता है। मतलब जब मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग, आप कुछ चीज़ें का ट्रेनिंग अटेंड करके देख के आना है। जैसे कि स्टडीज़ के लिए जाते हो, स्टडीज़ में क्या जॉब करते हो, आप नहीं करते, राइट, पढ़ाई के लिए
जाते हो, पढ़ के आते हो। ऐसा एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ट्रेनिंग करके वापस आते हो, उसमें कोई काम काज करना नहीं है, कोई ऐसा सर्विस या फिर कोई ऐसा जॉब नहीं करना है जहाँ पे आप क्या रेम्यूनरेशन या क्या बोलते सैलरी रहे। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए ये सब जेन्यून है, मैं इन लोगों को हेल्प करता हूँ। अब इन लोगों को भी क्यों हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए किससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं, अब कैसे उनको कन्विंस करें ऑफिसर्स को कि भाई मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, मिलके मैं वापस आऊँगा और कोई काम नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगा वहाँ पे, मैं सेटल होने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और दूसरी बात, जो जेन्युइन काम के लिए, बिजनेस रीजन के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, किससे किसी कंपनी के अपने ऑफिस से यूएस ऑफिस में जा रहे हैं, कैसा उनको यकीन दे रहा है कि देखिए मैं अपने ऑफिस से जा रहा हूँ या फिर किसी बिजनेस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं कस्टमर से मिल के बिजनेस के बारे में बात करके आऊँगा, या फिर वेंडर से मिल के बिजनेस के बारे में बात करूँगा, या फिर क्लाइंट से मिल के बिजनेस डीलिंग को फाइनल करके आऊँगा, या फिर मैं ऑफिस से जा रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इंटरनल ट्रेनिंग लेने के लिए, वो ट्रेनिंग लेके आऊँगा, मैं कोई भी प्रोडक्शन काम करने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क वाइल आई एम इन द यूएस। और दूसरी ये भी उनको कन्विंस करना है कि मैं ऑफिस के थ्रू जा रहा हूँ, पूरा का पूरा खर्चा मेरा कंपनी उठाएगा, या फिर मैं बिजनेस रीजन के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस है अच्छा चल रहा है, तो ये जो भी खर्चा है बिजनेस उठाएगा, बिजनेस को चार्ज होगा, या फिर मैं पर्सनली जा रहा हूँ तो मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे पास अच्छा सा जॉब है, स्टेबल जॉब है, या फिर अच्छा कमा लेता हूँ कि मैं अपना खर्चा आसानी से उठा सकता हूँ, या फिर मैं इतना क्या बोलते हैं, मेरे पास इतना इनकम आता है वेरियस सोर्स से कि आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी, मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और ये सब बोलने का क्या चीज़ है दोस्तों, दो रीज़न है। एक तो मैं यूएस गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी बर्डन ऑन यूएस गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट, और जो मैं जा रहा हूँ लीगली जाऊँगा, लीगली वापस आ जाऊँगा, जिस काम के लिए जा रहा हूँ वही काम जो कि B1 B2 वीज़ा की कैटेगरी के अंदर आता है वो करके वापस आ जाऊँगा। अगर मेरा कोई इच्छा है यानी कि यूएस में रहने का, तो मैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में यूएस वीज़ा अप्लाई करूँगा। जैसे कि कोई वर्क परमिट है, जॉब के लिए जाना हो तो वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद मैं रह सकता हूँ, कितना दिन का जो भी है वर्क परमिट मिलता है, या फिर मैं वहाँ पे परमानेंटली रहना चाहता हूँ, उसका लंबा सा प्रोसेस है, अलग ही प्रोसेस है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करना नहीं चाहता। मतलब वो ये चाहते हैं कि मतलब क्या देखना चाहते हैं ऑफिसर्स आपसे, ये जिस कैटेगरी के लिए आप वीज़ा अप्लाई किया है B1 B2 कैटेगरी के लिए, क्या आप उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप अपना खर्चा उठा सकते हो। नंबर 3, यूएस में जाके आप क्या करने वाले हो। नंबर 4, क्योंकि आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई किए हैं यानी कि B1 B2 वीज़ा कैटेगरी में, क्या आप वापस आओगे या नहीं। बस इतना ही देखेंगे वो। इतना देखने के बाद मतलब उनको कन्विंस हो गया, या फिर आप कन्विंस करवा दिए यूएस वीज़ा ऑफिसर को, आपका वीज़ा अप्रूव होने के लिए कोई भी मतलब रोक नहीं सकता दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट मैं पूछता हूँ या कहता हूँ कि सब लोग मेरे को बहुत दिनों से, महीनों से, कुछ सालों से पूछ रहे हैं, सर यूएस वीज़ा अभी अप्रूवल रेट क्या है, क्या परसेंटेज है, या फिर पूछ रहे हैं कि कितना परसेंटेज रिजेक्शन होता है। अब कुछ लोगों ने आपको बोला होगा, बोलते होंगे, मेरे को पता नहीं कि वो किस बेसिस पे बोलते हैं कि कितना परसेंटेज रिजेक्ट होगा, कितना परसेंटेज अप्रूव होगा। मैं हर बार की तरह आज भी वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका केस स्ट्रांग है, अगर आपका केस जेन्युइन है, अगर आपका केस कन्विंसिंग है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता। अगर सोच लो कि आज 100 वीज़ा है, 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों का जेन्युइन वीज़ा है, 100 लोगों का जेन्युइन क्या बोलते हैं रीज़न है, सब कुछ परफेक्ट है और B1 B2 वीज़ा कैटेगरी में आता है, तो 100 लोगों का भी अप्रूव हो सकता है। उसी तरह दोस्तों अगर वीज़ा ऑफिसर को लगे कि 100 लोगों का में से 100 लोगों का भी जो इंटेंशन है या पर्पस ऑफ विजिट है वो सही नहीं है फॉर B1 B2 वीज़ा कैटेगरी, या फिर वो अपना खर्चा उठा नहीं पा रहे हैं, तो 100 लोगों का भी रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लक नहीं है, कोई लक काम नहीं करता इधर, या कोई मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब आज एक कोटा है उनका, जैसे आप समझते हो कितना परसेंटेज आज 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, 100 में से मतलब 50 अप्रूव कर दिया, अभी नेक्स्ट 50 तो रिजेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं। या फिर आपको लगता है कि वीज़ा ऑफिसर से शायद इस वीज़ा ऑफिसर का मतलब मूड ठीक नहीं है, तो मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं इतने सारे मतलब ये फीडबैक लिया हूँ। ये कैसा केस आया कि मतलब उनको लगा कि सामने वाले कोई वीज़ा ऑफिसर्स मतलब
थोड़ा सा खड़ूस है, थोड़ा सा मतलब मूड सही नहीं है, हो सकता है कि मेरा रिजेक्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली मैंने उसको बोल दिया था कि भाई केस सही है, यू ऑलरेडी प्रिपेयर, पास हो जाएगा, वो अप्रूव हो गया। और किसी केसेस में इतने मतलब सब लोगों को लगा कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, इतने प्रेजेंटेबल, इतने खुशी में थे ऑफिसर्स, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि कन्विंसिंग और मैं भी पर्पस ऑफ विजिट सही नहीं था। तो अभी मैं परसेंटेज में आता हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा परसेंटेज कुछ भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो जो लोग मैं जानता हूँ, मेरा हेल्प लेके जो गए हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, 80% लोग अप्रूव हुए हैं। जैसे 10 लोग गए हैं, वीज़ा इंटरव्यू दिए हैं मेरे थ्रू, 8 लोग का वीज़ा अप्रूव हुआ है। देखिए दोस्तों, कभी क्या हुआ था, पहले 80% था, कभी 90% हुआ, कभी 70% हुआ, 75, 5 या 10% फ्लक्चुएट होता है, लेकिन रफली ऑन एवरेज 80% अप्रूवल रेट है। मेरे हिसाब से, मेरे डेटा के हिसाब से 80%। अब बाहर क्या है मेरे को पता नहीं है, अगर कोई और है कर रहा है मेरे को पता नहीं है। अगर आप 10 लोग डायरेक्टली जा रहे हो, कितने रिजेक्ट ये अप्रूव होगी मेरे को पता नहीं है। लेकिन जो भी मैं देखा हूँ, 80% लोगों का अप्रूव हुआ है, जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है कि जो मैंने गाइड किया, आप लोगों को हेल्प किया, वो लोग में से 80% लोग अप्रूव है। जो 20% लोग अप्रूव नहीं हुए, सॉरी, रिजेक्ट हुए, वो मेरे को कहीं ना कहीं लगा भी था कि केस थोड़ा वीक है। जब मैं वीक कहता हूँ कि वेरियस रीजन्स भी हो सकता है, प्रोफाइल ही वीक है, प्रेजेंटेशन वीक है, या फिर उनका जो भी वेरिएबल पर्पस ऑफ विजिट वीक है, मतलब लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल भी है पर्पस। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इलॉजिकल पर्पस है जो मतलब मेरे को पता नहीं कि वो क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल है कि वो क्वालिफाइड कम है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है, मतलब यहाँ पे भी जो जॉब कर रहे हैं बहुत ही कम कमा रहे हैं, 10-15 हज़ार। वो किस लॉजिक से यूएस से जाना चाहते हैं, किस लॉजिक से वो यूएस वीज़ा अप्लाई करें, B1 B2 वीज़ा, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। और दूसरी बात दोस्तों, इलॉजिकल ये कहूँगा कि वो उनको लगता है कि जैसे मैं B1 B2 वीज़ा अप्लाई करूँगा, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढूंगा। वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त हैं यूएस में, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे को जॉब करवा देंगे। इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी एक शहर में, किसी गांव में चले गए, कोई भी एक अंधाधुंध जो भी जॉब है कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लॉट ऑफ प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है। तो इधर से इंडिया में है तो इंडिया से ही करके जाना है सब कुछ, वहाँ पे जाके नहीं। तो मतलब ये ऐसे चीज़ों में से मतलब 20% रिजेक्ट है जो मैं लेता भी नहीं हूँ, जो मेरे को बाद में पता चलता है, एंड मोमेंट में पता, मेरे को पहले पता लगे तो ऐसे केस में लेता भी नहीं हूँ। अगर मैं पहले पता चल जाता तो मेरा 100% रिजल्ट होता है। यानी कि अगर मैं ये लेता ही नहीं, मतलब इन लोगों को हेल्प भी नहीं करता ऐसे लोगों को, तो मेरा खाली 100%, मतलब 100% रिजेक्ट हो सकता था। जो 80% हुए, जो 80% अप्रूव हुए थे, वो सारे के सारे जेन्युइन पीपल है, पर्पस ऑफ विजिट भी एक्सेलेंट सही है, आई मीन दे आर केपेबल, आल्सो केपेबल भी है, एकदम बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी 18 मिनट्स हो गया है, तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा। ये अनएडिटेड वीडियो था। आप मेरे को बताएं कि ये अनएडिटेड वीडियो कैसे था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी यूएस वीज़ा लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं या फिर यूएस वीज़ा का जो हेल्प ले रहे हैं, तो उनसे शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा रिलेटेड अपडेट्स एंड टिप में अपलोड करते रहता हूँ। तो वीडियो एंड करने के पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, B1 B2 वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ईमेल कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग ईमेल ना करें, क्योंकि मेरे को ईमेल करते करते चेक करते करते, रिप्लाई करते करते टाइम लगता है। जिसका भी अर्जेंट केस हो, जिसको भी जेन्युइनली मेरा हेल्प चाहिए, वही करे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।